उदयपुर की ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए अलर्ट उदयपुर न्यूज़। राजस्थान का फिगर अपने को सोचता है 30,000 अध्यापक की पोस्ट खाली है। डिट का एग्जाम आपके एग्जाम कितने आदमी एग्जाम दिया? 25 लाख नौजवान। 25 लाख नौजवान राजस्थान का 30,000 अध्यापक की नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहा है, तो 30,000 का एम्प्लॉयमेंट होगा। व्हाट अबाउट द रेस्ट? ये वोटर नहीं है, ये देश की नीति को प्रभावित नहीं करेंगे। ये किस तरह के देश का निर्माण करने का काम करेंगे? ये तो एक राजस्थान का एग्जाम्पल है। You project it for the entire country. How many young people are having job opportunity? How many people are aspiring for that? What is the gap? ये gap असंतोष को बढ़ाएगा, संतोष को रखेगा। यदि असंतोष बढ़ेगा तो डेमोक्रेसी कम और आजादी के बाद हम जैसे जैसे लोकतंत्र में चुनाव लड़के आगे बढ़े, नंबर ऑफ नक्सल इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स और रिड्यूस और एनहांस नॉट रिड्यूस। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में नीति बनाकर हम देश का निर्माण करना चाहते हैं। उसके लॉपसाइडेड जो डेवलपमेंट हो रहे हैं और लॉपसाइडेड डेवलपमेंट के कारण जिस तरह की विषमता पैदा हो रही है, ये आने वाले समय में हमारे लिए बड़ी चुनौती होने वाली है। इसलिए मैंने कहा कि आज के देश में सबसे बड़ी भूमिका कानून आप नहीं। पार्टी बीजेपी पर्सन कांग्रेस धर्मनाथ की पार्टी की बात करेंगे तो बीजेपी के रेस्ट्रिक्शन में करेंगे। मैं बात करूंगा तो मैं स्पीकर हूं, मेरे स्पीकर की लिमिटेशन में करूंगा। सुदर्शन जी कांग्रेस के एमएलए तो कांग्रेस की लिमिटेशन में करेंगे। जानते हो कि कुछ बारों में मेरा अपना अपनी रोल है, मेरी बात की वर्डरेबल आपकी तो अपनी बात नहीं कह सकता है, जिसको कहने का स्थिति नहीं बनी है, उस आदमी की बात कौन करेगा? उस आदमी की बात आप नहीं करेंगे। प्रिंट मीडिया नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं करेगा। तो प्रिंट मीडिया का आज की डेट में जो एक लंबे समय तक ओपिनियन देता है, उसकी रेलेवेंसी सबसे ज्यादा चैलेंज फेसबुक पर है। फेसबुक का ऑथर कोई नहीं है, किताब का ऑथर है। आपके जो अखबार थे उसमें लिखने वाले वर्गीस का आर्टिकल है, राव साहब का आर्टिकल है, वो नंबर नाम लिखे हुए होते हैं। इसकी ऑथेंटिसिटी है क्या? जो ऑथेंटिसिटी नहीं है, जो इंफॉर्मेशन दे रहा है, ओपिनियन बना रहा है, इसको ऑथेंटिकेट कौन करेगा? अभी हम देख रहे हैं गूगल पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, अभी हमने फेसबुक पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, अभी हम नहीं समझ रहे किस तरह का कंटेंट करने का अधिकार दिया, किसको रोका गया। क्या कभी सोचा इस बात में कि ये जो चीजें हैं वो आने वाले समय में डेमोक्रेसी को मजबूत करेगी या कमजोर करेगी? अब आपके सामने खड़ी हो गई, यूट्यूब के माध्यम से सूचना जा रही है, फेसबुक पे जो सूचना जा रही है, उन सूचना को आप कैसे प्रिंट मीडिया के माध्यम और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो नैरेटिव के आधार पर जो सूचना दे रही है, उन सूचनाओं के आधार पर आप लोगों को वेल इन्फॉर्म करो। आप सूचना यदि सही नहीं दोगे प्रिंट मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, तो जो मतदाता है वो जागरूक नहीं हो। निश्चित तौर पर मैं अधिकांश मुझे जानकारी है मेरी लिमिटेशन क्या है, मुझे ये भी जानकारी है कि के आधार पर आप मेरी टीआरपी दे सकते हो, बाकी आप नहीं दे सकते, क्योंकि आपका भी रेस्ट्रिक्शन है। आपको भी लाइवलीहुड रखना है और लाइवलीहुड रखने के लिए मालिक है उसकी लाइफ को टॉप करना है। इंडिपेंडेंट तो साम्राज्य जी को थी, इंडिया तो वर्गीस जी को थी। इंडिपेंडेंट आज भाषा नए मोदी जी बैठे हुए इंडियन एक्सप्रेस स्टेट में टाइम्स ऑफ इंडिया संभव नहीं है। इस देश में बड़े 200 रुपए दिए आपको, वो भी मन के मन पत्रकार साथी उनके मालूम थी कि मुझे मेरे देश के लोगों को जानकारी देनी चाहिए। क्या सच नहीं है? अपने छद्म नाम से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कितने लेख लिखे, सच नहीं है क्या? देश का प्रधानमंत्री छद्म नाम से लोगों को अपने पार्टी लिखने का काम करता है, ये साहस किसने किया? ये हमारे देश में पत्रकारिता का एक रोल था जिसको लोगों ने आत्मसात किया, नेताओं ने आत्मसात किया, प्रधानमंत्री ने आत्मसात किया। आज वो भूमिका आपको निभानी है। आप संघर्षशील हैं, समझी हैं, यू कैन नॉट बी ट्रेड यूनियन बट यू हैव टू बी डिफरेंट फ्रॉम ट्रेड यूनियन एंड यू हैव टू अवेकन दिस सोसाइटी। समाज को जगह का काम आपका है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे संवाददाता हो। यदि आपने ठीक ढंग से काम किया, देश में लोकतंत्र भी मजबूत होगा। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ये हिंदुस्तान बनेगा। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एक ऐसा तरीका है जिससे हम देश से आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि चाहे अमेरिकन सिस्टम हो, पेट्रोलियम सिस्टम हो, चाहे चाइना का सिस्टम हो, सब सिस्टम से ज्यादा आज जो हमने मिक्स इकोनॉमी के आधार पर देश को आगे बढ़ाने का मॉडल बनाया है, आज जीडीपी की ग्रोथ में हम वहीं पर आगे खड़े हो गए, दूसरे देश हमसे पीछे।
क्या मतलब हमारा मॉडल ठीक था, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मॉडल ठीक था, और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो कमजोर करने का जो काम हुआ विचारधारा पार्टी के संगठन में, उन चीजों को ठीक करने की जरूरत। तो मैंने कोशिश की कि मैं आपके बीच में हूँ। मुझे इसके अलग भी पसंद था कि राव साहब का संबंध तिलका फैमिली से, मुझे इस बात का भी गर्व है कि आपका जो फेडरेशन में पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग लोगों के पत्रकार भी आए और अलग अलग प्रेस के लोग भी आए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग आए। इससे बढ़िया तो पब्लिसिटी, बहुत पब्लिसिटी किसी नेता की हो नहीं सकती है। तो इस टेम्परेचर को नहीं छोड़ रहा, अपनी बात को अपनी बात रखूं। हो सकता है मेरे विचारों से सहमत नहीं हूं, लेकिन मेरा अनुभव कहता है इस देश में जो संसदीय लोकतंत्र है उसको मजबूत करने में प्रेस की अहम भूमिका है। आइए आप इस भूमिका का निर्वहन करें, जिससे हम सब मिलकर इस संसदीय लोकतंत्र के माध्यम से देश को आगे बढ़ाने का काम कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। के लिए प्रयास आप लोगों को भी करना पड़ेगा। मेरे पास इतने संसाधन नहीं है, इतने संसाधन होने के बाद आप समाध्यक्ष आप बाकी के पत्रकार साथी आए हैं, फेडरेशन की मांगी कहिए वो अगर ये साथियों को जिन्होंने 72 साल तक इस जर्नलिज्म को बहुत अच्छे तरीके से जीवित रखा और आज इसको एक नई ऊंचाई मिली है। हालांकि देश के अंदर हर प्रोफेशन में बहुत चेंज आया है, चाहे बिजनेस में हो, चाहे टीचिंग में हो, चाहे पॉलिटिक्स में हो और चाहे जर्नलिज्म में हो। बहुत लंबा सफर सबने तय किया है और इस सफर में कई चैलेंजेस आए, कई बदलाव आए और हर चीज यूं कहें कि कॉमर्शलाइज हो गई और उसका शायद एकमात्र अगर कोई चीज पत्रकारिता के ऊपर एक कोई चीज का क्वेश्चन मार्क है तो इसका कॉर्पोरेटाइजेशन है, जो कि आपने भी राव साहब कहा कि धन्ना सेठों के हाथ में प्रेस ग्रुप्स चले गए, समाचार चैनल चले गए और वही एक इम्प्रिंट है जो शायद आपकी जो गाढ़ी मेहनत जो आप लोग करते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा जो एक डॉट है वो यही है कि भाई ये कॉर्पोरेट ग्रुप से संचालित है और न्यूज को गवर्न करने के अंदर, न्यूज के अंदर जो मीडिया लिखता है उसके अंदर उन लोगों का भी इंटरफेरेंस हो गया। अब आज के पत्रकारों के लिए सबसे ज्यादा चैलेंज है। मैं मेरे परिवार में भी बात करता रहता था जब मेरे दादा जीवित थे कि आप लोगों ने जब राजनीति करी तो राजनीति बहुत अच्छे दौर में थी। कमरे में जाते हैं तो हम कहते भी हैं कि साहब आप हमारी बात नहीं रख रहे हो, तो वो कहते हैं कि साहब मेरे को तो जिस सीट पे मैं बैठा हूं वो अपोजिशन की भी सुननी है। मेरे ख्याल में यही निष्पक्षता आप लोगों के लिए भी जरूरी हो गई है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोगों की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे तमाम दलों के लोगों की है। सब लोग यही कहते हैं कि अखबार में मेरी न्यूज आज सही तरह से नहीं छपी। यही लड़ाई है एक राजनीतिक व्यक्ति और पत्रकार के बीच में। तो मेरा मानना है कि जो जितना काम करे उसको सही तरह से दिखाए और जो असफलता है उसको भी दिखाया जाए सरकार की, परंतु सरकार अगर अच्छा काम कर रही है तो उसका भी सही तरह से अखबारों के अंदर आए। जिस तरीके से अखबारों में आजकल हमको नो नेगेटिव, मंडे पॉजिटिव, संडे नेगेटिव, इस तरह के हमको निकालने की आज एक चलन आ गया। ये क्यों आया कि कोई चीज ज्यादा बड़ी होगी, या तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव न्यूज आई होगी या बहुत ज्यादा नेगेटिव न्यूज आई होंगी, इस कारण हमको इस पर पुनर्विचार करना पड़ा। आप तमाम लोग इस पूरे सोसाइटी के अंदर मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा लेस पेड सेगमेंट है। मेरे ख्याल में पत्रकारों का जो सैलरी का स्तर जितना दूसरे सेगमेंट में बढ़ा उतना पत्रकारों का नहीं बढ़ा। इस बात का मुझे हमेशा गम रहा और मलाल रहा। मैं जब भी किसी पत्रकार से बात करता रहा तो मैंने कहा आपकी सैलरी कितनी, और दिल की गहराई से, और चाहे वो दूसरे तरीके के कोई उद्यम करे या रोजगार करे, साधन करके पत्रकार अपने तरीके से उसको जीवन यापन कर रहा है। बावजूद उसके आपने काफी कोशिश की है इस देश की तरह से। अब तक के वक्ताओं ने अधिक जो हम कहना चाह रहे हैं और उसके लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हमसे पहले जो जितने भी लोग आके गए हैं वो लोग अब तक यही बता गए हैं कि आप 14 स्तंभ हैं, 3 स्तंभों के साथ लोकतंत्र के आप बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं, बहुत मजबूत भूमिका रखते हैं। मैं अपनी बात बहुत छोटी और बहुत संक्षिप्त रखूंगा क्योंकि पत्रकारों में हमारे 2 तरह के लोग होते हैं, कुछ लिखने वाले और कुछ बोलने वाले। मैं बोलने में थोड़ा सा कम हूँ, लिखना मेरा ज्यादा फेवरेट काम रहा है। ये जो 14 स्तंभ की बात जो अब तक करते आ रहे हैं हमारे लिए, ये एक अब तक की हमें एक तरह से एक मीठी गोली दी जा रही है
और ग्लोरीफाई किया गया है हमको सिर्फ और सिर्फ हमारे संरक्षण के लिए, हमारे एम्पावरमेंट के लिए, हमारे कहाँ हमें कितना संविधानिक कितनी पावर दी गई है, ये आज तक इस बारे में किसी ने बात नहीं की होगी। जो भी आता है वो आकर के आपको यही ज्ञान देने की कोशिश करता है कि आप पत्रकार हैं, आपको समाज के प्रति ये जिम्मेदारी रखनी है, वो जिम्मेदारी रखनी है। किसी ने कभी देखा है कि आपका एक स्पीकर जो तहसील स्तर पर काम कर रहा है वो किस स्तर पर काम कर रहा है, किन हालात में काम कर रहा है, क्या उसके एम्पावरमेंट के लिए किसी ने कभी कोई काम किया है? और इसकी बात ये नहीं है कि इसके लिए जिम्मेदार केवल और केवल व्यवस्था ही है, हम लोग भी इसके लिए बहुत हद तक जिम्मेदार हैं। हम अब तक केवल वही सोचते हैं कि ये एक मिशन है माय डियर, और ये मिशन नहीं है। अब हम प्रोफेशन पर पहुंच चुके हैं और हमको प्रोफेशनल बनना होगा। पत्रकारिता मिशन से आगे जो अगर कॉर्पोरेटाइजेशन हो रहा है तो सैलरीज भी आपकी बढ़ रही है, आपका रिन्यूमरेशन बढ़ रहा है, आपके पास में इस तरह की अपॉर्चुनिटीज बन रही है, आप अपने काम के जरिए उस स्तर पर जा सकते हैं जहां पर आप एक प्रोफेशनल की तरह अच्छा बन सकते हैं। आप इसके लिए निश्चय ही साधुवाद के पात्र हैं कि आप जर्नलिस्ट की जो फ्रेटर्निटी है उसके अधिकारों के लिए और उसकी सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी के लिए आप काम कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं, आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप अपने इन जो अपने उद्देश्य है उन बातों को पुरजोर तरीके से सिस्टम के सामने रख पाएंगे और अपनी मांगे मंगवाने में कामयाब होंगे, ताकि हमारे पूरा जो जर्नलिस्ट की जो कम्युनिटी है उस कम्युनिटी का वेलफेयर सुनिश्चित कर सकें। राव सर, आप पूछोगे, मेरे पास मैंने ज्यादा टाइम नहीं लिया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, धन्यवाद। वंदे जगत गुरु माननीय विक्रम राव साहब, डॉक्टर सीपी जोशी जी। देखिए, प्रेरणा जो होती है वो सबसे बड़ी बात होती है। हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, प्रेरक आप हैं। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि हमारे भूपति जी बैठे हैं और हम सभी पीटीआई से, हमारे फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया के बलराम सिंह दहिया जी भी हैं, दिल्ली के हमारे जनरल सेक्रेटरी CL गुप्ता जी हैं, के जॉनसन जी हैं, हमारे केरला से हैं, सारे भुलिया साहब हैं, और इस तरह की चर्चा कम से कम हो रही है। तो मैं सबसे पहले 2 पंक्तियां कहना चाहता हूं इस धरा के लिए जहां पे हम लोग हैं। कल हम लोगों को समय मिला था तो मैं धर्म नारायण जी का और सुदर्शन सिंह रावत जी और बाकी जो मंचासीन लोग, हमारे पत्रकारगण और राजनीतिक नेता, हल्दी घाटी के क्षेत्र से जुड़ा ये क्षेत्र है जहां पे हम लोगों को अवसर मिला कि हम लोग हल्दी घाटी होके आए और उस भूमि को, उस धरा को नमन करके आए जहां से हमारे महाराणा प्रताप जी थे, जो स्वाभिमान और गौरव का इस देश में नहीं दुनिया में बेमिसाल नक्षत्र थे। और उनसे जो हम ले सकते हैं प्रेरणा, उसके लिए वहां मैंने देखा एक कविता उनके स्मारक के साथ लिखी हुई है। लेखक का नाम तो नहीं था, लेकिन उसकी 2 पंक्तियां मैं नोट करके आपके लिए लाया। वो हमारे पत्रकारों के लिए और राजनेताओं पर भी इक्वली लागू होता है कि शीश कटा पर झुका नहीं, शीश कटा पर झुका नहीं, रण क्षेत्र ये हल्दी घाटी है, रण क्षेत्र ये हल्दी घाटी है, देश के खातिर मर मिट जाना वीरों की परिपाटी है। हम लोग 5 होटल घूम के चले जाएंगे, लेकिन उस हल्दी घाटी की मिट्टी को सिर पर नहीं लगाएंगे जो हमारे आन बान शान और देश की पहचान है। और ऐसी अगर कोरी बातें हम मंच से केवल करेंगे, और जो पत्रकार जमीन पे अपने आदर्श के लिए, अपने चरित्र के लिए, ईमानदारी के लिए प्राण न्यौछावर कर देता है, अगर वो फेसबुक पर एक धर्मजीत एक कमेंट, अगर उचित कमेंट भी लिखता है, तो किसी की भी सरकार हो, चाहे वो भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, सपा की हो, चाहे महाराष्ट्र की शिवसेना की हो, उसको 2 मिनट में जेल में डाल देती है और सारे लोग, मैक्सिमम लोग मौत धारण कर लेते हैं। फिर हम किस पत्रकारिता की और चरित्र की और सम्मान की और आदर्शों की बात करते हैं। इसलिए जो मैंने बात रखने की कोशिश की थी कि आदरणीय जोशी जी, ये हमारे राजनीतिक व्यवस्था की, देखिए हमारे कुछ साथियों ने भी यहां मंच से कहा कि चौथा स्तंभ का लॉलीपॉप शायद दिया जाता है। चौथा स्तंभ हम इसलिए है
कि हमें किसी लॉलीपॉप, किसी संवैधानिक व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। लोकतंत्र का नाम है, भारत में नहीं दुनिया में कहीं भी उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन व्यवस्था न तो है न करने की जरूरत है। अगर मीडिया जिंदा है, ये चौथा स्तंभ जिंदा है, तो ये बाकी 3 स्तंभ दिखाई देते हैं, उनका अस्तित्व लोगों को पता चलता है। ये चौथा स्तंभ अगर माइनस कर दीजिए, इन 3 स्तंभों की जिम्मेदारी है कि इस चौथे स्तंभ को बनाएं, पुष्पित करें, पल्लवित करें, संरक्षित करें, तभी उन 3 स्तंभों की भी पहचान है इस समाज में। एक उदाहरण देता हूं छोटा सा। हमारी न्यायपालिका की चर्चा आजकल जगह जगह होती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से आया हुआ कोई आदेश, कल्पना करिए कि मीडिया कहीं भी किसी को न बताए, लेकिन किसी को भी, जजेस को भी, जो 28 जजेस हुआ, बिहार में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, इस चीज को भी अगर सबके सामने, धर्म जी ने बड़ी सही बात कही थी, कोई लाता है तो मीडिया लाता है। इसलिए ये किसी संवैधानिक व्यवस्था के है, रहेगा, था और मानना पड़ेगा और संरक्षित करना पड़ेगा, नहीं तो लोकतंत्र के बाकी 3 स्तंभ भी ध्वस्त हो जाएंगे। अंतिम बात आपसे कहना चाहता हूं, आपको याद होगा कि जिस जुडिशरी पर हम इतना गौरव करते हैं, उसके ही 4 माननीय, जो जिनमें से एक बाद में चीफ जस्टिस भी बने, जस्टिस गगोई, सारे लोग बाहर आए और अपने दिल का दर्द, सही या गलत, प्लान या उचित, आखिर कहां का, मीडिया के सामने कहा। और उसी मीडिया पे 50 तरह की बंदिश है। जोशी साहब बड़े गौरव से करते हमने बंदिश लगा दी। बंदिश लगाने के पहले आपने उन्हें क्या सुविधाएं दी? मैं ये पूछता हूं कि जितने भी पत्रकार बंधु हैं, चाहे वो असेंबली कवर करते हैं, पार्लियामेंट कवर करते हैं, डिस्ट्रिक्ट करेस्पॉन्डेंट हैं, हमारे स्ट्रिंगर्स हैं, उनको जो कॉर्पोरेट अंबानीज, अडानीज या डिफरेंट बड़े दुनिया के कॉर्पोरेट ने अपने क्लच में लिया, उससे बचाने इंडियन फेडरेशन वर्किंग जर्नलिस्ट के 72वां इंडियन फेडरेशन वर्किंग जर्नलिस्ट के 72वां स्थापना दिवस है। देश भर के लोग इसमें आए थे आज और इंटरेक्शन हुआ। ये तैयारी है चेन्नई में होने वाली दिसंबर में एक राष्ट्रीय समिति है, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ न्यूज़पेपर एंड न्यूज़ एजेंसी एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन। वहाँ हम लोग तय करेंगे देशव्यापी संगठन के बारे में, दोबारा उसको मजबूत बनाना है नेशनल कॉन्फेडरेशन। आज यहाँ CP जोशी जी आए, बड़ा अच्छा बोले, खासकर सरकारों की मीटिंग करते हैं संविधान सभा की, और क्या मर्यादाएं, क्या विरोध हो रहा है, इससे मैंने काफ़ी चर्चा की। उनको ये अपील थी जो भी हो सके कम से कम पत्रकार अपने सामाजिक दायित्व को समझे। हम लोगों ने स्वीकार किया, हमें भी कुछ सुधार करना पड़ेगा रिपोर्टिंग मीडिया से। और कुल मिला के 10 ज़्यादा राज्यों के लोग आए यहाँ, अच्छी बात हुई। अभी हम लोग तय करने जा रहे हैं संविधान के बारे में, कॉन्फेडरेशन से, और फिर चेन्नई की सभा के बारे में, एजेंडा वहाँ का और बाकी चीज़ें, संगठन की सुरक्षा, हमारे अधिकारों पे हमले बहुत हो रहे हैं, कोविड से कई लोग मर गए हैं, उनकी विधवाओं को, परिवार को क्या दिया जाए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ऐसे वाला ये हमारे संगठन इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन का 72वां स्थापना दिवस है। इस संगठन की जो पत्रकारों का सबसे अग्रणी और प्रतिष्ठित पत्रकार संगठन है, इसकी स्थापना 28 अक्टूबर 1950 को दिल्ली के जंतर मंतर पर की गई थी। श्रमजीवी पत्रकारों का भारत में ये सबसे बड़ा और सबसे पुराना पत्रकार संगठन है। आज उदयपुर संभाग स्तर के साथ साथ हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 143वीं बैठक भी यहाँ आयोजित हो रही है। प्रथम सत्र में विधानसभा अध्यक्ष श्री CP जोशी साहब के साथ ही अन्य जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में और कुछ वरिष्ठ पत्रकारों के साथ में हमने उसको संपन्न किया। पत्रकारों की विभिन्न मांगों को लेकर, उनकी समस्याओं, उनके समाधान के ऊपर निराकरण में और उसके बारे में चर्चा हुई।
ये जो संभाग स्तरीय सम्मेलन हमारे आयोजित हो रहे हैं, जैसे पूर्व में भरतपुर, कोटा, जयपुर, बीकानेर, अजमेर में आयोजित हो चुके हैं, उसी कड़ी में ये उदयपुर में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उनके पीछे हमारा एक उद्देश्य रहता है कि जो संभाग स्तर में जो पत्रकार हैं वो आपस में एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे को पहचानें, ग्रामीण क्षेत्रों की कस्बाई पत्रकारों की भी आपस में इसमें सहभागिता हो और आपसी उनके तरफ से भी कुछ विचार निकल के आए, हमारे विचार उन तक पहुँचे, ताकि हमें एक दूसरे को सबल मिलता है, एक दूसरे से परिचय होता है। तो हमारा मूल उद्देश्य संभाग स्तरीय कार्यक्रम को लेकर के यही था। अब जैसे कि आप देख रहे हैं, सत्र की तैयारियां चल रही हैं। हमारी इसमें कार्यकारिणी की बैठक राजस्थान प्रदेश इकाई इसके अंदर कुछ मसौदों के ऊपर निर्णय लेगी और कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो राष्ट्रीय स्तर के हैं, उनके ऊपर हम लोग अभी विचार विमर्श करेंगे और उन्हें क्रियान्वित करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। उदयपुर की ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए अलर्ट उदयपुर न्यूज़।